बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान। क्रिकेट वर्ल्ड कप अब सिर्फ एक मैच बाकी है। 30 मई से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट सुकरते हुए 10 टीम्स में से अब 2 टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। संडे को इंग्लैंड और उनके मद्दे मुकाबिल होगी न्यूजीलैंड की टीम। दोनों ने पहला और दूसरा सेमीफाइनल जीता। कल जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैच में बहुत उम्दा खेल पेश करेगी। एशेज़ से भी कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन जो खेल खेला है इंग्लैंड ने थ्रू आउट द मैच, शुरू से मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैच में किसी मौके पर भी वापस आने नहीं दिया और एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल किया। वन साइडेड अफेयर इट वाज। क्रिस वोक्स की शानदार परफॉर्मेंस आपने देखी, मैन ऑफ द मैच वो बने और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का वो ख्वाब टूटा कि छठा वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई। कहाँ गलतियाँ हुई ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ज़्यादा हुई, उस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद मसूर रेगुलर पैनलिस्ट हैं हमारे, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूर। वालेकुम सलाम। मैच ज़बरदस्त हुआ वैसे। ज़बरदस्त कंफर्म था ऐसा कि इंग्लैंड टीम जो है ना क्रश करेगी ऑस्ट्रेलिया को। हम ज़रूर ये मौका मिलेगा, इंग्लैंड से भी हम एक्सपर्ट्स को लेंगे तो ये ज़रूर पूछेंगे कि पिछले 4 साल में इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया है कि इंग्लैंड की टीम टॉप पे है। इस वर्ल्ड कप से पहले ही वो टॉप पे थी। देखें, ये चीज़ें ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी एक चीज़ आपको बताएं, मॉर्गन पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा था, तो उस टाइम भी मैंने एक बात बोली थी कि मॉर्गन को बिलीव है वो अपना गेम जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। जो प्रिपरेशन की थी उन्होंने उस पर स्टिक रहे। उनका बिलीव था कि ये प्रिपरेशन जो हमने की है ये हम प्रॉपर प्रिपरेशन है हमारी और हम इस पे फाइनल तक जाएंगे। हम टीमों को भले उनके हर्डल्स आए मगर उन्होंने अपना बिलीव नहीं छोड़ा और अपनी जो प्रिपरेशन 4 साल से करते रहे उस पर स्टिक रहे। क्योंकि बिलीव जो है ना कंट्रोल करता है रिजल्ट्स को। वो आज साबित हो गया। उनको अपने मतलब स्टार्स ने, सीनियर्स ने, टेस्ट प्लेयरों ने क्रिटिसाइज़ किया कि उनको गेम चेंज करना चाहिए था, एग्रेसिव मोड को सॉफ्ट मोड में लेकर आना चाहिए था, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिनाई किया कि जिस तरीके से हम खेलते हैं वही करेंगे और वही करते रहे। और जेसन रॉय एक्स फैक्टर अब तक 2019 में जिस मैच में भी जेसन ने 50 किए हैं इंग्लैंड वो मैच जीता है। 84-85% उनकी ओवरऑल एवरेज है कि जहां वो 50 या 50 से ज़्यादा रन करते हैं तो जीतता है। कल भी जीते जेसन रॉय, बिल्कुल, मतलब अपनी टीम को जीत की बड़ी आसानी से लेकर गए और 30% अपना मैच फीस भी खोएंगे, वो खो दी है कल जो उन्होंने आउट होने के बाद किया था, रिएक्ट किया। वैसे इस पर मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आप मैच रेफरीज वगैरह वगैरह उसमें चलते हैं, उस पर हम करेंगे बात। लेकिन इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और जेसन रॉय पे बात हुई थी, लेकिन अगर पहले ऑस्ट्रेलियावी बैटिंग को देख लें जो इंडिया के साथ हुआ था सेमीफाइनल में, टॉप ऑर्डर गया, आपकी टीम गई। सेम था, फिंच और वार्नर पे था जो हमने कल भी बात की कि अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो मैच विनिंग पोजीशन पे जाएगी ऑस्ट्रेलिया। अगर फिंच और वार्नर रन नहीं करते तो देन इट विल बी द सेम टोटल 250, 225, 230 और वही हुआ। अच्छा, वार्नर को भी अच्छा गेंद मिला, फिंच को भी बड़ा अच्छा आर्चर ने पेस के साथ अंदर लेके आए। बॉलिंग ऑप्शंस अगर इंग्लैंड के देखें मेरे ख्याल से ये हैं इंग्लैंड और जो अब रह गई न्यूजीलैंड की टीम, इन दोनों के पास है बॉलिंग अटैक। लेकिन जैसा लग रहा है कि बड़ा एप्ट है, बड़ा मुश्किल से रन बन रहे हैं। टिपिकल इंग्लिश स्ट्रीमर क्रिस वोक्स। और आप देखें कल मैन ऑफ द मैच भी हुए, मगर टीम परफॉर्मेंसेस 8 ओवर किए कल उन्होंने, 3 आउट किए। ओवर भी कोटा 49 ओवर हुए हैं मगर उन्होंने ओवर कोटा भी पूरा नहीं किया अपना। नए बॉल से मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में स्ट्राइक बॉलर सबसे अच्छे क्रिस वोक ही चल रहे हैं अपनी टीम के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, इयन मॉर्गन ने कल ये बात की भी है तो उनके ख्याल में पहले 10 ओवर का बेहतरीन बॉलर है। बिल्कुल, उनसे बात हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनसे ये भी हुई कि आपकी उम्र कितनी थी जब लास्ट टाइम इंग्लैंड की टीम फाइनल खेली है? 1992 में खेली। जी। तो बहुत सारे लोग तो इनकी टीम के शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल, लेकिन वो अब जो कप्तान है मॉर्गन, ये कह रहे थे कि 6 साल के थे उस वक्त, 6 साल के और वोक्स भी प्लंकेट होंगे। वोक्स तो और छोटे हैं। हाँ, वो तो और छोटे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि 1992 से 27 साल लग गए फाइनल पहुंचने में। 27 साल लग गए। अगर 2015 तक की कारकर्दगी निकालें, 92 से लेकर 2015 तक, तो इंग्लैंड की टीम
की कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी रही नहीं है वर्ल्ड कंडीशन में अच्छी रही। वर्ल्ड इवेंट में T20 वर्ल्ड कप को हटा दें, वहाँ वो नजर आए। वर्ल्ड कप को हटा दें और अपनी कंडीशन में फिर भी बेहतर रही उनकी। जब वो एशियन कंट्रीज़ वगैरह में जाते रहे तो उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं। बीच में एक एशेस का मैच आया था जिसमें क्लिंटॉफ वगैरह ने वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वो उस टाइम पे टीम ज़रा ऊपर चली थी, फिर एंड्रू क्लिंटॉफ भी चले गए, वो एक और पेसर जो इंजरी का शिकार हो गए वो आउट हो गए टीम से, तो टीम उनकी फिर कोलैप्स हुई, फिर दोबारा रीगेन की। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि लोग इन लोगों ने प्रेपरेशन और बिलीव इनके पास था कि अब हमारी तैयारी ऐसी हो गई है, देन वी विल गो फॉर द फाइनल। बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई मगर ये स्टिल अपनी प्लेयर्स पे, अपनी टीम मैनेजमेंट सब ने बिलीव था कि हम करेंगे, हमने कर दिखाया। अच्छा, एंडरसन हो, जेम्स एंडरसन हो, क्रिस ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड हो, उनके ना होते हुए भी एक तो ये डिसीजन कि उनको साइडलाइन कर दें, बिल्कुल ये एक बड़ा डिसीजन। ये कंट्री के लिए देख रहे हैं ना, इसमें नो बिग नेम्स, कंट्री कम फर्स्ट, सिंपल इज दैट। जो परफॉर्म करेगा, जो सूटेबल है उस एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन में, उसके हिसाब से खिलाएं। कल आप देख लें आदिल रशीद ने 55 रन दिए मगर 3 आउट कर दिए उसने। हाँ, ये जो आपने दरमियानी ओवर की बात की ना, वॉक्स ने 8 ओवर किए, मुझे ऐसा मैंने फील किया था कि दरमियान में ये आर्चर को इन्होंने लास्ट एंड के लिए बचाया नहीं, आदिल रशीद को लास्ट एंड के लिए बचाया नहीं, बल्कि उनको लेकर आए। तो ये पॉजिटिव साइन, फिर आधी टीम तो दोनों ने आउट की है, पॉजिटिव साइन था उधर करके। अब आप देख लें मिचेल स्टार्क ने रन कर दिए 29 के करीब पे पार्टनरशिप लगाई। जब कैरी आउट हुए उसके बाद से तो किल पे गए ना मैक्सिमम। अगर वो उस टाइम लेटर ऑन के लिए जाते तो फिर प्रॉब्लम में ही रहते, फिर वो 250 के करीब चले आता। अभी जो कर्टेल किया यही तो होता है, जब टीम गिरी हुई है आप उस पर अटैक रखो, उसको ईजी एक्सेस नहीं दो, क्योंकि उठने नहीं दिया है। 14 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, उसके बाद 117 तक की जब कैरी आउट हुए उसके बाद इनको खेलने नहीं दिया। फील्ड प्लेसमेंट भी काफ़ी उन्होंने करीब रखी हुई थी, फिर आदिल से भी ओवर्स करा दिए, आदिल से भी ओवर्स करा दिए। 2 चीज़ें मुश्किल होती हैं टेल के लिए। एक तो हर जगह ही लेग स्पिनर्स, ठीक है, स्पिन को मारना लेग स्पिनर को ख़ास तौर पे बड़ा मुश्किल होता है कि अगेंस्ट द स्पिन शॉट्स जो है ना खेलते हैं हमारे टेल जो भी होती है किसी भी टीम। दूसरी पेस, उन्होंने तभी तो मैं आपको बात करूँ क्रिस वॉक से ओवर नहीं कराए, उन्होंने आर्चर से ओवर करा दी क्योंकि डेफिनेटली पेस है। तो टेल जो नीचे लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं, जो बॉलर्स हैं, बेसिकली वो पेस से ही थोड़ा डरते हैं बेसिकली। उनको बाउंसर्स जॉर्ज कर, फिर उनको अपॉर्चुनिटी एक और दूसरे एंड से दी आदिल रशीद की, चलो मारो। उधर से आर्चर कर रहा है, इधर से आदिल रशीद कर रहा है, तो चांस लिया। उधर आदिल ने भी 3 आउट के रन लगे उनको, मगर विकेट्स मैटर करती थी। अब स्टीव स्मिथ के पास कल मौका था, उन्होंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन वो ऐसा नज़र नहीं आता कि वो खिला नहीं पा रहे सामने वाले को। एक तो नंबर 3 की पोजीशन वैसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो आखिरी आप रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है, या दुनिया में जो भी बड़ी टीम्स कर रही हैं, केन विलियमसन हो, बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, या आप और दूसरी टीम्स को देख लें, नंबर 3 की पोजीशन कितनी अहमियत की हामिल होती है और रोल क्या है नंबर 3 का ऐसी पोजीशन में जहां जल्दी आउट हो जाए। लेकिन नंबर 3 की पोजीशन ख़ास तौर पे जैसे ऑस्ट्रेलियन के पास पावर पैक ओपनर्स हैं, ठीक है, तो नंबर 3 पे उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है जो मैन इन फॉर्म है, जो रन करता रह रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से जो उनकी पावर पैक ओपनर्स हैं, अगर वो आउट हो जाते हैं तो वो इनिंग को बिल्ड स्टीवन स्मिथ करते हैं। इसी तरीके से आप अगर अपना इन्होंने इंडियंस के पास देख लें, इंडियन के पास रोहित शर्मा स्टेबल थे, दूसरे एंड से शेखर धवन थे। जब शेखर धवन वो पावर बैक थे, अगर वो आउट होते थे विराट कोहली आते थे, फिर वो गेम को अपने हिसाब से लेकर चलते थे। केन विलियमसन एज अ ओपनर ही खेलने, मैंने पहले ही बात की कि शुरू में विकेट गिर जाती तो वो इनिंग बिल्ड करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट जो है ना रनों का, वो जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। उनको पता है कि हमने कितने रन करने हैं तो हम कितने डिफेंड कर सकते हैं। मतलब ये बात आपने कल भी की, पिच को असेस करके कि वो जल्दी नहीं करते कि यार हमने 300 का ही टारगेट रखना है, हमने 250 ही करने हैं। वो अपने टारगेट को पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से मिनिमाइज करते हैं, फिर उस पर वर्किंग करते हैं कि मैक्सिमम 250, 260, 200। वो कभी भी बड़ी अप्रोच पे नहीं गए कि हमने 350 करने। वो उस वक्त जाते हैं जब मार्टिन गप्टिल फॉर्म में होते, जब मार्टिन गप्टिल या मनरो ऊपर से पावर प्ले लेते 10 ओवर में, अगर 80-90 रन करते तो फिर केन विलियमसन उसी पेस के हिसाब से चलता। आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप का बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन कौन है? केन विलियमसन, विराट कोहली नहीं? वैसे विराट कोहली का नाम अगर आया है, आईसी जो नॉकआउट के बड़े मैचेस हैं उसमें तो विराट कोहली रन करते ही नहीं, किए ही नहीं अभी तक उन्होंने।
उनका रिकॉर्ड ये बताता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो। सबसे क्या अच्छा वजह? रिकॉर्ड इंडियन उसमें आप देख लें वो तो शेखर धवन का आईसीसी या गौतम गंभीर। नहीं, नंबर 3 में गौतम गंभीर हो गए, शिखर हो गए, शेखर हो गए। रोहित ने इसमें किया है, लेकिन जो क्रंच मोमेंट है क्रंच मोमेंट वहाँ पर विराट कोहली नज़र नहीं आ रहे। हाँ, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, फॉल्ट है। क्योंकि देखें जिस तरीके से हम एनालिसिस करें, इंडियन मीडिया तो बहुत बारीक बीनी से करता है। उन्होंने, मैं पहले भी बात की, सचिन तेंदुलकर को वो एनालाइज कर दिया कि भाई ये जिस मैच में 100 करते हैं वो हार जाती है, या मैच विनिंग 100 नहीं कर रहे, तो वो नाजायज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि ओपनर है, ओपनर एक सम एक्सेस तक जाता है, मैच फिनिश बहुत मुश्किल से ही होते हैं। अपने पावर प्ले के जो रन है वो करने के बाद अगर टीम को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उन्होंने 30-35 ओवर में 100 करके आउट हो गए, तो बाकी नीचे से मिडिल ऑर्डर का काम है मैच फिनिश करना। नहीं, खैर अब ये है कि ये स्टैट्स तो यही बताते हैं कि विराट कोहली बड़े जो इवेंट के मैचेस हैं आईसीसी बिल्कुल सही बात उसमें है, वो नहीं कर पाते। अब वनडे क्रिकेट में जो लोगों को समझना भी है, जैसे कल आपने देखा फील्ड पोजीशन भी तब्दील होती हैं। अब ये कहा जाता है कि वनडे क्रिकेट अब 3 दायरों का खेल है। बिल्कुल। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें ना कि पहले में स्ट्रेटजी क्या होती है, दूसरे में क्या होती है, 11 से 40 ओवर, फिर उसके बाद दूसरा एक पावर प्ले आता है, उसमें क्या तब्दील? सिंपल है, 2, 4, 5 अंदर और फिर 5 बाहर। पहले में 2 बाहर होते हैं तो उसके हिसाब से प्लेयर खेलता उसके है। हिसाब से प्लेयर डेवलप किया जाता है। आपकी अपनी प्लानिंग होती है। जब आप 11, मैं अगर 11 अपने बना रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे ओपनिंग स्लॉट में कौन से पावर प्ले अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं जो ओवर द हेड भी मार सकते हैं और ऑन द फ्लोर भी मार सकते हैं, जिनकी टेक्निक अच्छी है, क्योंकि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, जिनकी बेस अच्छी है, बॉल सीम और स्विंग होगा, नया बॉल, फजूल के हिटें नहीं लगेंगी, आपने सर उठा के मार दिया, घुमा दिया बल्ले, नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद आप नंबर 3, नंबर 4 पे आते हैं। वो सिंगल्स, ज़ाहिर बात है 5 फील्डर आपके दायरे के अंदर होते हैं। आपने गैप निकाले, आप रिस्टी प्लेयर हो तो आपको बाउंड्री मिलती है उसके बाद। और फिर लास्ट जो 10 ओवर होते हैं उसमें 5 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं। तो डेफिनेटली लिटिल बिट ऑफ पावर कि आप कनेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 6 ही होंगे, क्योंकि एक फील्डर एक्सेस बाहर चले जाता है। उसमें 2 तरीके से लोग खेलते हैं। कुछ लोग पावर हिटिंग पे जाते हैं, कुछ लोग आपको 2-2 सिंगल डबल करते हैं, क्योंकि सर्कल में 4 ही फील्डर होते हैं। 6 रन तो आपको मैक्सिमाइज आराम से मिलते हैं। आप टैप करो 1 रन मिला, अनलेस से अनटिल कोई कैप्टन 5 फील्डर अंदर ले आए, उसको यूज़ ना करें। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, ये चीज़ें असल में टीवी पे देखने में ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि अगर शॉट नहीं लग रहा है या शॉट लग रहा है वो कैच हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं कि मुख्तलिफ औकात में फील्डर्स की तादाद फ़र्क है बाहर। तो ये स्मार्ट कैप्टनसी है जो इसको भी ख्याल रखता है कि कहाँ पर मैंने फील्ड प्लेसमेंट करनी है। इसीलिए तो ग्राउंड के एंगल्स का पता होना चाहिए, कौन सी जगह बड़ी है, नंबर कौन सी जगह चेंज छोटी है। करते हैं ना, इसीलिए जो चेंज करते हैं कि अगर ये पावर प्ले में ओपनिंग में चला गया, चेस कर रहे हैं तो किसको भेज देंगे, अभी हिटिंग सर्कल बाहर फील्डर कम है। अमूमन लोग मैक्सिमम आखिरी 10 ओवर में हिट करने जाते हैं जब 5 फील्डर बाहर होते हैं। अगर आप 30 to 40 में भी 4 ले लें तो उस टाइम 4 ही फील्डर होते हैं। अगर विकेट से न हो तो वो जो 30 to 40 का जो है ना, उसमें आप मैक्सिमम रन कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ना यही तो चीज़ समझनी है कि अक्सर अब बात ये होती है कि आखिरी 10 ओवर में इतने रन नहीं बने, आखिरी 10 ओवर, तो उसका रीज़न समझना ज़रूरी है। जी। इसीलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी कि आप ये चीज़ ज़रूर बताएं। हालांकि इसका ताल्लुक बराह रास्त इस गेम से नहीं है, लेकिन हर मैच से है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे और फाइनल पे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। मैं शेन वॉर्न के कुछ तबसरे पढ़ रहा था इस टीम पे। 2 लोगों पे उन्होंने ख़ास तौर से बात की है। एक तो हैंड्सकॉम्ब को कल शामिल किया। वो कहता है वो डिज़र्व ही नहीं करता था टीम में। अच्छा। और जो इनिंग खेली है हैंड्सकॉम्ब ने, उसमें मतलब खैर आउट रन तो उन्होंने कुछ नहीं किए, 4 रन बनाए, लेकिन उनके पास चॉइस ही क्या थी? चॉइस ही नहीं थी ना उनके पास, किसको खिलाते। अब वो किसी को वहाँ से बुला के डायरेक्ट इन तो नहीं करते। ज़ाहिर बात है जो टीम का एतमाद, मैनेजमेंट का एतमाद वो नहीं पे था ना जो टीम के साथ थे। क्योंकि उस्मान ख्वाजा नहीं थे, वो अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए। लेकिन एक आदमी को पिन पॉइंट किया। फिर बैरनडॉफ के बारे में उनका ये कहना है कि बैरनडॉफ को कंडीशंस चाहिए होती हैं। बैरनडॉफ हर कंडीशन का बॉलर नहीं है, बाकी उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। स्मिथ बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा गेंद पड़ा वार्नर को, बहुत अच्छा गेंद पड़ा फिंच को अर्ली ऑन, वो सीन को। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो पिछले 2-3 साल से ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें, जिन प्रॉब्लम्स में, जिन इश्यूज़ में वो रहे,
उसके बाद उनका इस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना मेरे हिसाब से तो उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और तनकीद तो लोग करते ही हैं, बहरहाल शेन वॉर्न थे, उन्होंने एक आध पे तनकीद की, मगर ओवरऑल दोबारा मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम खड़ी हुई दिख रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि दरमियान में उनके दो मेन स्टे तो गायब हो गए, ये जो स्मिथ और वार्नर है, दरमियान में कोई और खेलता रहा, इनके जगह खेलता रहा, लेकिन ये शायद इस फ्रेम में होंगे कि वर्ल्ड कप में इनको वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। हाँ, ये इसी डाउट में थे शुरू में भी कि वर्ल्ड कप में लेकर आए या ना लेकर आए, क्योंकि प्रीवियस परफॉर्मेंसेस इतनी ख़राब थी। देखिए, मेन जो प्रॉब्लम आई किसी ने उस पर पॉइंट आउट नहीं किया, इनका प्लेयर मैक्सवेल जो एग्जैक्टली मैं आने वाला बिल्कुल ही नहीं चला, अलग से इस पे तो बात। तो शेन वॉर्न ने मैक्सवेल के बारे में क्यों नहीं कोई बात की? हाँ बिल्कुल, उसने उसके बारे में भी कहा है कि बिल्कुल वो तो मतलब वो नज़र ही नहीं आ रहे तो जो मैक्सवेल है, जो एकदम टॉप पे जाके बिल्कुल बॉटम पे आ गए, तो मैक्सवेल को देखना चाहिए ना। मैक्सवेल को क्यों, अगर मैक्सवेल इधर परफॉर्म करे आता तो ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं पे पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने नहीं किया। अगर जहाँ उन्होंने छोटी छोटी 30 रन किए, 25 रन किए, अगर ये 60, 70, 80 रन की इनिंग खेल रहे होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत कंफर्टेबल जोन में होती है। मेरा ख्याल है दो लोग हैं। अब एक तो एलेक्स कैरी की अगर बात करें, उसको वो खेले, मुश्किल से खेले, जहाँ सेट हुए वहाँ वो आउट हो गए, 46 रन बनाए। यही सिलसिला मैक्सवेल के साथ एक मरतबा फिर रहा, जहाँ सेट हुए 22 रन किए, आउट हो गए। गेंद जो उनको वो नकल बॉल उसने किया था, क्या खास बात है उस गेंद में, पिक करना मुश्किल हो रहा था इसको? नहीं, मैक्सवेल क्योंकि वो पावर हिटिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप 200 या 150 के स्ट्राइक रेट से जा रहे हैं, दैट इज़ इनफ। वो हर मैच को 300 के स्ट्राइक रेट पे ले जाना चाहते हैं, हर मैच को T20 स्टाइल में खेल रहे हैं कि मैं IPL खेल रहा हूँ या कोई और बिग बैश खेल रहा हूँ कि बस मैं आऊँगा और मारता रहूँगा। ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें दुनिया के बेहतरीन प्लेयर खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट नहीं हो रही कि मैक्सवेल आएंगे और 15 बॉलों पे 50 कर मतलब वही फुकदान है कि सिचुएशन को एसेस नहीं किया, सिचुएशन को एसेस नहीं कर पा रहे, और वो अपने नेचुरल जो हम कहते भी हैं, ये आप जैसे तजियाकारों ने तो ख़राब किया है। क्या नेचुरल गेम खेले, चाहे फखर जमान हो, नहीं कहते हैं, आप लोग कहते हैं, आप सब कहते हैं। देखें, अगर आप कैरियर स्टार्ट करें, मैक्सवेल कभी भी शुरू से ही ऐसा नहीं आई। जब ये IPL या बिग बैश वगैरह में इस टाइप की इनिंग्स उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी खेलनी शुरू की हैं कि मारे जा रहे हैं, उन्होंने टेक्निकली सही है, उसकी बाउंसर्स वगैरह पे उसको प्रॉब्लम होती, मगर उसके जो शॉट्स थे दुनिया उनको प्रेस करती थी, जिस हिसाब से खेलते थे और टाइमिंग के हिसाब से खेलते थे, ये नहीं कि सर उठा के मारना शुरू कर देते थे। तो वो अब टोटली आउट ऑफ कलर मैं नहीं कह सकता कि 20-25 रन करने के बाद बैट्समैन सेट हो जाता है। मेरे ख्याल से माइंड सेट का प्रॉब्लम है। ये क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए बतौर कोच इस एक्सपीरियंस के प्लेयर के साथ? डेफिनेटली ये तो मैक्सवेल को खुद सोचना, हर जगह पे हर क्रिकेट खेल चुके हैं, वनडे, T20 टेस्ट, सारी क्रिकेट वो खेल चुके हैं। अब उनको अपना माइंडसेट खुद चेंज करना पड़ेगा। उनको इस स्टेज पे क्या सिखाया जाएगा? सिर्फ यहाँ का फॉल्ट है। अगर उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे और इनिंग को बिल्ड करना सीखेंगे कि यार एक इनिंग को मुझे कहाँ तक लेकर जाना है, उसके बाद मैं एक्सेलरेट करूँगा। अगर अभी टीम की ज़रूरत है, लेट सपोज मैं बॉल टू बॉल भी खेल रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं आखिरी 10 बॉलों पे 50 कर सकता हूँ, तो अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करो ना, टेम्परामेंट को लेटर ऑन तक लेकर जाओ। आखिरी 2 ओवर में ट्राई कर लो, जो ट्राई आप 4 ओवर पहले कर रहे हो आखिरी 2 ओवर में कर लो। उसको तो जानते हैं ना, उन्होंने 2 ओवर में 30-30, 35-35 रन भी लिए हुए उन्होंने, तो भाई। लेकिन फिर वो जिस स्टाइल का प्लेयर है वो फिर जल्दी आ गए थे ना पिच पे, जिस स्टाइल के आप कह रहे हैं वो मारते हैं, क्योंकि वहाँ से आउट हुआ तो उसके बाद फिर अगर स्टार्क रन नहीं करते तो ये तो बहुत कम रन पे थे। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ये नॉकआउट स्टेज थी, ऑस्ट्रेलिया ने उनको ऊपर भेजना ही पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था कि 225 या 250 रन इंग्लैंड की बैटिंग के आगे कुछ भी नहीं है, तो वो 300 पे ही जाते हैं। वरना बहुत सारे शुरू के मैचों में मैक्सवेल को उन्होंने नीचे रखा है, आखिर में चांस दिया है। कल उन्होंने बोला कि इफ एंड बट्स में नहीं रहेंगे, चांस लेते हैं, अगर मैक्सवेल चल गया तो शायद 300 तक ले जाए। लेकिन अब यह है कि स्टार्क की भी तारीफ़ करना होगी, और फिर कुछ सवालात इंग्लैंड की बॉलिंग पे उठते हैं कि स्टार्क जैसे बैट्समैन से, स्टार्क जैसे खिलाड़ी से आपने रन बनवाए। स्टार्क वो रन्स कॉस्टली, वो रन्स मतलब एक रिस्पेक्टेबिलिटी तक लेकर गए टोटल को। एक छक्का खा लिया, एक चौका खा लिया, 30 या 36 गेंदों पे 29 रन किए स्टार्क। हाँ, तो स्टार्क को फिर उन्होंने आज आखिरी मैच में बता भी दिया, मेरे ख्याल से 77 रन दिए स्टार्क ने। नहीं वो दे दी, नहीं वो तो एक अलग बात है, स्टार्क की जो जॉब है वो। लेकिन ये भी तो है ना कि ये 27 विकेटें भी हो गई हैं वर्ल्ड कप में, कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकॉर्ड हो गया। कंडीशंस जो है ना, लेट रन जो बार बार इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम आती थी, डेथ ओवर्स की। ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्टार्क है डेथ ओवर में बॉल करने, इंग्लैंड के पास डेथ ओवर में बॉल करने
इतना अच्छा रेट नहीं है। सवाल आता है ना फिर वोक्स के 2 ओवर कहाँ हैं? मैं तो कह रहा हूँ वोक्स के 2 ओवर नहीं करवाए ना, इसीलिए। हाँ, क्योंकि वोक्स को यूज करना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर तीन आउट करा हुआ कोई हमारा पाकिस्तानी बॉलर, आखिर के 2 ओवर नहीं होते तो कितना शोर मचता है। उनको पता है वोक्स का काम है नए बॉल से, नए बॉल से। ये की ना आपने बात की, मैं सवाल मेरा यही था कि क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो आपने उसका जवाब मेरे सवाल से पहले ही दे दिया। लेकिन ये कि अब अगर बैटिंग की तरफ आए तो जेसन रॉय की एक ही रेसिपी है, वो जैसे वो खेलते हैं, ख़ासतौर से एक शॉट तो उसने जो टांग पे से मारा था, दैट वाज टू गुड। कितने कॉन्फिडेंट, और मुझे ये लग रहा है कि दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त है। मतलब आई कांटेक्ट पे रन लेते हैं वो, उनको पता है कि कब भागना है, कब नहीं भागना है, कौन सा बॉलर ये खेलेगा, कौन सा बॉलर मैं खेलूँ। कल बेस्टो ऑफ कलर ही रहे ना, आराम से खेले। जेसन रॉय अब स्ट्राइक कर रहे थे, जबकि अमूमन वो ज़्यादा स्ट्राइक करते। अब ये कि जेसन रॉय को 30% जुर्माना हुआ है इनकी मैच फीस का, क्योंकि अंपायर धर्मसेना ने इनको आउट दिया था। ये काफ़ी देर पिच पे खड़े रहे। उसी वक्त हम जब मैच देख रहे थे उसी वक्त कह दिया गया था कि वो आउट, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो सवाल आ रहा है, ठीक है, क्लियरली इट वाज नॉट आउट, अंपायर से गलती होती है, हुई है इनफैक्ट। तो इसमें क्या तरीका होता है? ये जो टीम है इंग्लैंड की, ये कंप्लेन कर सकती है? नहीं, कंप्लेंट्स तो जारी बात है, डीमेरिट पॉइंट तो धर्मसेना के दिए होंगे। वो जो मैच कैप्टन रिपोर्ट जाती है वो तो जाएगी, मगर अगर आप इसको थोड़ा बारीकी से देखें तो धर्मसेना के वर्बल थे नॉट आउट। मेरे ख्याल से जेसन रॉय जो बार बार रोका, क्योंकि उन्होंने वर्बली नॉट आउट बोला है और देन फिंगर उठाई है। अगर आप दोबारा इस आउट को चलाएंगे धर्मसेना वो, ने, हाँ वो नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा झुके हैं यूं है, और उन्होंने मुंह से नॉट आउट बोला है। मतलब अगर आप वर्बल देखेंगे ना, उसी वजह से जेसन रॉय ने वो वॉइस सुनी है, तभी तो हो गया कि आपने नॉट आउट बोल के दोबारा फिंगर रेस किए। हाँ, वो उनको डाउट था। तो क्या वो भी रूल क्या है कहते हैं आपके? आप तो मैच रेफरी के साथ भी आप रहते हैं, रूल्स कमेटीज में भी आप काम करते हैं। नहीं, तो मैं तो क्या होना चाहिए इसमें? आउट तो दे दिया तो बैट्समैन हैज़ टू वॉक ऑफ। ये इतनी आर्गुमेंट कर लिया, और मेरे हिसाब से आईसीसी ने 30% कम ही किया है इस वजह से कि आउट बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे ख्याल से ये वजह थी कि धर्मसेना ने वर्बली शाउट करके नॉट आउट बोला, देन फिंगर रेस। नहीं, वो तो खैर जो मैदान में हुआ वो तो हुआ, वो जो अंपायर से होगा वो तो होगा। बेसिकली इसमें आपको पता ही है, मैच रेफरी रंजन मधुकाले, आप पे जो चार्ज लगता है लेवल जो इन पे लगा है, उसके बाद इनको हियरिंग के लिए बुलाते। अगर ये मानते नहीं अपना चार्ज, यही तरीका होता है। जी। तो प्लेयर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी गलती थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। अगर वो नहीं मानते तो फिर मधुकाले बुलाते हियरिंग के लिए। हियरिंग में फिर आर्ग्यूमेंट्स होते, फिर ये चार्ज इनके ऊपर ज़्यादा भी होता है। फाइनल मैच देख रहे हैं ना। जी। तो ये भी तो देखें ना कि इतना हाजिर दिमाग होना चाहिए कि आप गुस्से में सब चीज़ें ना छोड़ें। फाइनल जो बड़ा कॉज है वो बड़ा कॉज है, 30% चला गया पैसा, चला गया। आउट पे हेयरिंग पे जाने के बाद भी ना फाइन इन पे ही होता, क्योंकि जेसन रॉय को पता था ये फाइनल की बात नहीं। अगर कोई आर्गुमेंट, कोई फाइट, किसी से वर्बल कांटेक्ट कुछ होता तो दोनों पार्टीज बैठती, कोई बात होती। ये तो आउट दिया है, और जब एम्पायर ने उंगली उठा दी, यू हैव टू गो। हाँ, क्योंकि वो जो रूल कहता है क्लियर कट कि वो अंपायर के फैसले पर आपने जेस्चर नहीं देना। नाराजगी का इजहार आप दिल में करें, उसके बाद आप निकल जाएं, मैदान के बाहर निकल जाएं। उसके बाद की बात होती है। हालांकि वो खड़े रहे थे मैदान में, जाते जाते भी जब क्रॉस कर रहे थे उसके बाद भी उसने काफ़ी जेस्चर दिखाया। ऐसा हो जाता है। अब काफ़ी सख्त हो गए। तो बिहाइंड द सीन कहीं आईसीसी इस कारकर्दगी को धर्मसेना की भी मॉनिटर कर रहा है ना, 110%। और हर एम्पायर की। और होता क्या है फिर, अगर इनके डीमेरिट पॉइंट्स जमा होते गए, उनके मैचेस कम हो जाते हैं, बड़े मैचेस से इनको कम से कम किया जाता है। अभी ये तो बेस्ट एम्पायर का अवार्ड भी ले चुके हैं। क्या गलती हुई, किस हिसाब से जो मैचेस पूरे साल की आइटनरी बनती है, तो अगर आप बेस्ट एम्पायर हैं तो मैक्सिमम मैचेस आपको हैं। उसके बाद जैसे अलीम डार पूरी दुनिया में एम्पायरिंग करते रहे, सारे बड़ी सीरीज़ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज़ हो रही है तो वहाँ पे अलीम डार, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है। पाकिस्तान की सीरीज़ में तो ज़ाहिर बातें नहीं होंगे, मगर टॉप सीरीज़ों में मैक्सिमम मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस जो है ना, एलीट पैनल के एम्पायर्स को दिया जाता है। अहम मैचेस में अहम मैचों में इन्हीं एम्पायरों को लगाया जाता है। और पाकिस्तान के भी अब तो खैर अब तो एक ही एम्पायर रह गए हैं, अलीम डार, दूसरे आ रहे हैं एहसन, और काफ़ी और भी एम्पायर आ रहे हैं पाकिस्तान की। एम्पायर्स आ रहे हैं, मैच रेफरीज पे भी चल रहे हैं, वर्किंग चल रही है, लोग आ रहे हैं, क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स कोर्स करा आ रहे हैं, कोर्स पीसीबी रेगुलर मैच रेफरीज के और मैच एम्पायरिंग के कोर्सेज, और यंग जनरेशन बहुत सारे लड़के, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना पीसीबी के हवाले से कि जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट को बंद हुए हैं तो लोगों को जॉब्स
वो हो गई। तो भाई पीसीबी ने सबको ऑफर की हुई है कोचिंग, अंपायरिंग, मैच रेफरी, क्यूरेटर, ये सारी जॉब्स क्रिकेट से रिलेटेड। अगर खेल रहे हैं लड़के 30 नहीं, साल जो का नहीं है, खेले, अगर आप 30 अबव चले गए हैं जिन पे ज़्यादा शोर हो, यंगस्टर तो फिर भी मैनेज हो जाएंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, जो 30 अबव हो गए तो उनके पास ये कोर्सेज हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं, कम फॉरवर्ड, देयर आर कोर्सेज ऑफ अंपायरिंग, मैच रेफरी, क्यूरेटर, एवरीथिंग इज़ देयर। कोई भी कर सकता है या एक्स फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास होना चाहिए? देखिए एज उसी को मिलेगा, फास्ट ट्रैक वही होगा जो फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल खेला हुआ है। बाकी क्यूरेटर का कोर्स तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, मैच रेफरी का कोर्स भी कोई? मैच रेफरी के भी बहुत सारे के कोर्सेज कोई भी कर सकता है। कोचिंग के कोर्सेज भी एजुकेट करना है। देखें एक टीचर का काम है कोच का। इंग्लैंड वगैरह में आप वो लोकल सर्विसेज में भी कोचेज करते हैं और मतलब स्कूल्स में जा रहे होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाके कोचिंग कर रहे होते हैं। चलिए बस अब चलते चलते बताएं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, दोनों ही हम मेरी तफसील फेवरेट से टीम बात है। तो करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। दोनों ही फेवरेट टीम है, मगर आई थिंक जिस तरीके से इंग्लैंड चल रहा है I और believe बड़ा कि कंट्रास्ट है। बस प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स आप देखें और न्यूजीलैंड के पेपर्स आप देखें, जिस तरह से न्यूजीलैंड अपने कप्तान को, अपनी टीम को एक बड़ा लाड प्यार उनके साथ कर रहा है। यस वी कैन, एक उन्होंने टैग बनाया, कैन में स्पेलिंग उन्होंने KANE लिखी है, कि यस वी कैन। और दूसरी तरफ बैशिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स अगर आप देखें तो ये माइंडसेट का भी पता चलता है इससे। लेकिन अब देखें कितनी और ज़्यादा बैशिंग होती है ऑस्ट्रेलिया की, या कितना और ज़्यादा लाड प्यार होता है न्यूजीलैंड के साथ। हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे फाइनल पर। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।